सब्सक्राइब करिए स्टोरी विद सरन्या को, ताकि आगे जाके आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सके। विक्रम और तानिया रात को घर वापस जा रहे थे और वही हॉन्टेड ब्रिज पार करने वाले थे। तानिया डर के मारे विक्रम को मना कर रही थी, लेकिन विक्रम कहता रहता, बस थोड़ी देर और, फिर हम इस पुल को पार कर जाएंगे। तभी एक अजीब सी आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पुल पर आने की? ये कहते हुए एक ही झटके में एक शक्ति आई और तानिया और विक्रम को पुल के नीचे गिरा दी। और एक अजीब सी हंसी उस रात के वीराने से सन्नाटे में गूंजने लगी। यहाँ से शुरू होती है हॉन्टेड ब्रिज की हॉरर कहानी। रामपुर गांव शहर से थोड़ा दूर था। जंगल के रास्ते गांव में जाने के लिए नदी को पार करना पड़ता था, इसलिए बहुत पैसे खर्च करके एक पत्थर का पुल बनाया गया। बहुत मेहनत से यह पुल बनाया, लेकिन इस पुल को कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, क्योंकि इस पुल पर बैठी एक चुड़ैल किसी को भी इस पुल को इस्तेमाल करने नहीं देती। गांव में पुल के सामने ही एक बड़ा सा मकान है। ये मकान गांव के मुखिया रामचरण जी का घर है। उनका बेटा समीर शहर में बड़ा सिविल इंजीनियर है। उसकी शादी 2 साल पहले राधिका से हुई और 2 साल बाद पहली बार वो लॉकडाउन के वजह से राधिका को लेकर रामपुर आया। आने के लिए नाव से ही आना पड़ा। पुल के होते हुए भी नाव से क्यों? इस बात का राधिका को ताज्जुब हुआ कि तभी एक जोर की चीख राधिका के कान में पड़ा। राधिका ने ये क्या आवाज थी कहते हुए चौंक गई। इसके बाद वो बोट वाले ने बताया, जरूर उन्होंने पुल से जाने की कोशिश की होगी मैडम, तभी उस पुल वाली चुड़ैल ने उसको मार डाला होगा। ये बात सुनते ही राधिका और ज्यादा डर गई। इस गांव में आते ही उसका इतना भयानक स्वागत हुआ कि वो अगले 2 रात तक सो नहीं पाई। उसने अपने सपने में भी वही सब डरावनी चीजें देख रही थी। राधिका ने समीर से उस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन तब भी समीर धीमे आवाज से बोला, ये सब बात करना अशुभ है, इसके बारे में कभी बात मत करना। इसलिए वो बातें करनी भी बंद हो गई। फिर भी राधिका के दिमाग से वो बातें नहीं गई। उसके कमरे की खिड़की से वो पुल साफ साफ दिखाई देता था और उस रात वो पुल बहुत डरावना लग रहा था। उससे अजीब और गरीब आवाजें आने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई पुल पर बुला रहा हो। एक रात राधिका उठ के पुल के तरफ चलने लगी। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। उसे बस ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक आवाज बुला रही है। वो धीरे धीरे पुल की तरफ पहुंच रही थी। जैसे ही वो पुल की तरफ आने लगी, उसे एक औरत का साया दिखने लगा। वो साया उसे उस पुल की तरफ खींच रहा था। जैसे ही उसने अपना पैर पुल पर रखा, वो पानी में गिर गई। राधिका को समझ आया कि वो बस एक सपना देख रही थी, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि वो पूरी तरह से भीग गई थी, जैसे अभी अभी नदी से डुबकी लगाकर बाहर निकली हो। उसके साथ क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने देखा कि उसके साइड में समीर नहीं था। इतनी रात समीर कहाँ गया, ये ढूंढने के लिए बाहर निकली। उसने देखा घर के पीछे समीर 4 लोगों से चोरी छुपे खुसफुसा कर बात कर रहा था। जैसे ही समीर को पता चला कि राधिका आ रही है, उसने डर के मारे बात करना बंद कर दी और कहने लगा, अरे राधिका, तुम सोई नहीं अभी तक, और इतनी भीग कैसे गई हो तुम? राधिका कहती है, समीर, इतनी रात को तुम किससे बात कर रहे हो? समीर कहता है, नहीं, किसी से नहीं, चलो सोने चलते हैं। समीर राधिका को वापस कमरे में लेकर गया और दोनों सो गए। लेकिन राधिका को अब सोने से भी डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं वापस से वही डरावना सपना उसे ना दिखे। सोच में डूबी राधिका खिड़की से बाहर पुल की तरफ देख रही थी।
तभी उसे ऐसा लगा कि 3-4 लोगों की साएं पुल की तरफ चुपचाप जा रही हो। राधिका डर गई। वो समीर को इस बारे में बताना चाहती थी, लेकिन समीर गहरी नींद में था। राधिका ने फिर हिम्मत करके उन लोगों का पीछा करने लगी। वो चुपचाप घर से बाहर निकली और पुल की तरफ जाने लगी। तभी उसे खुदाई की आवाज सुनाई देने लगी। तभी उसे जोर जोर से चुड़ैल की हंसने की आवाज आने लगी और खुदाई की आवाज बंद हो गई। 2-4 लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, बचाओ। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन लोगों के साथ कोई अत्याचार कर रहा हो। राधिका अंधेरे में उन आवाजों का पीछा करते हुए पुल तक पहुंची कि तभी एक के बाद एक बूंदों की बरसात हुई। उसे अंधेरे में कुछ समझ नहीं आया। जब राधिका ने थोड़ा ध्यान देकर देखा तो पता चला कि वो गोले पत्थर या फिर कुछ और नहीं, बल्कि 4 मर्दों की मुंडियां थी। एक के बाद एक मुंडी का चेहरा देखकर राधिका डर से कांप उठी। वो 4 चेहरे उन्हें वही लोगों के थे जिनसे थोड़ी देर पहले समीर बात कर रहा था। तभी चुड़ैल की आवाज गूंज उठी। इन चारों को पुल तोड़ने के लिए तुम्हारे पति ने भेजा था, लेकिन इससे खुद के सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर से अगर ऐसे कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। राधिका को ये देखकर चक्कर सी आ गई और वो चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि उसे किसी ने पकड़ लिया। राधिका ने जब सुबह आंख खोली तो वो अपने घर में थी। समीर उसके पास ही परेशान बैठा था। उसी ने रात को राधिका को गिरने से बचाया था, पर वो वहां कैसे आया? उसने वो पुल तोड़ने के लिए उन 4 लोगों को क्यों भेजा? ऐसे बहुत से सवाल राधिका के मन में उठ रहे थे। जब राधिका ने समीर को इस बारे में पूछा तो समीर कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। उसने बस इतना कहा, हम अभी के अभी वापस शहर जा रहे हैं। गांव में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। समीर इतना ही बोलकर पैकिंग करने चला गया। वो तुरंत नाव में बैठकर शहर की ओर जाने लगे। जाते वक्त राधिका उस पुल की ओर देख ही रही थी कि तभी अचानक तूफान आ गया। नदी में इतनी बड़ी लहर उठने लगी जैसे समुंदर हो। भूकंप का एहसास होने लगा। नाव उलट पुलट होने लगी। तभी उस चुड़ैल की आवाज आई, खबरदार अगर इस गांव से बाहर कदम रखने की कोशिश की, समीर और उसकी पत्नी अब इस गांव में कैद रहेंगे। अगर फिर से नदी पार करने की कोशिश की तो पूरा गांव तहस नहस करके रख दूंगी। ये बात सुनकर राधिका और समीर डर के किनारे पर आ गए। किनारे पर खड़ी गांव वाले भी ये देखकर और सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि अब तक पुल कोई पार नहीं कर सकता था, पर अब नाव में बैठकर नदी भी पार करना चुड़ैल ने मुश्किल कर दिया। तभी एक बड़ी सी लहर आई और बोट उलट गई। समीर और राधिका तो जैसे खींचे हुए वापस गांव के किनारे आ पहुंचे। अब राधिका और समीर को रामपुर में ही रुकना पड़ा। राधिका पेट से थी, जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब राधिका को रात में आने वाले वो पुल के डरावने सपने बंद हो गए। उसे रात को अच्छे से नींद आने लगी। रात को खिड़की बंद रखने के बावजूद ठंडी हवाएं आती थी। कुछ ही महीनों बाद राधिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। गांव में घर में खुशी का माहौल था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई बुरा साया उन पर मंडरा रहा था। वापस शहर कब जाने को मिलेगा, इसकी चिंता उन्हें अंदर से खाए जा रही थी। राधिका को किसी और की बात की टेंशन होने लगी। उसे लग रहा था जैसे बच्चे के आसपास कोई है। बच्चा उसे नहीं बल्कि किसी और को देखकर हंस रहा था, किसी और के साथ खेल रहा है। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी बच्चा किसी अदृश्य साए के चंगुल में था। और रात में फिर से राधिका को वो सपने आने लगे। वो पुल देखने लगा, लेकिन
इस बार सपने में बच्चा पुल की तरफ जाते हुए दिख रहा था। बच्चा रेंगते रेंगते पुल पर पहुंच चुका था। उसे चुड़ैल बुला रही थी। अब बच्चा चुड़ैल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। चुड़ैल उसके तरफ बढ़ ही रही थी। जैसे ही चुड़ैल बच्चे को पकड़ लेती, वैसे ही राधिका नींद से जाग गई। उसने पलने में देखा तो बच्चा नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो बच्चा पुल पे रेंगते हुए किसी साए की तरफ जा रहा था। राधिका के तो होश ही उड़ गए। उसने समीर को उठाया। वो भी डर गया। दोनों दौड़ते भागते पुल के तरफ पहुंचे। तभी चुड़ैल कहती है, वहीं रुक जाओ, कोई पुल पर नहीं आएगा, सिर्फ ये बच्चा आएगा। अब ये बच्चा मेरे पास ही रहेगा। ये बात सुनकर दोनों डर के मारे राधिका रोने लगी। हाथ जोड़कर अपने बच्चे की भीख मांगने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव पुल के पास उमड़ पड़ा। अब चुड़ैल उन्हें साफ साफ दिखाई दे रही थी। लाल साड़ी पहने हुए, उसके उड़ते हुए बाल, बिखरे बाल, माथे पर लाल बड़ा टीका, लाल लाल आंखों में जैसे अंगार हैं। और डरावनी बात यह थी कि उस चुड़ैल के हाथ में राधिका और समीर का नन्हा सा बच्चा था। चुड़ैल की बात सुनकर राधिका कहती, नहीं, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी चुड़ैल गुस्से से कहती है, क्या बिगाड़ा है? अपने पति से पूछ कि उसने मेरा क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल की बात सुनकर सब लोग समीर की तरफ देखने लगे। समीर घबरा गया और आखिर उसने वो राज खोल ही दिया। समीर ने बताया कि 4 साल पहले मेरी कंपनी को रामपुर का पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। बहुत सारे मजदूर लगाकर काम शुरू हुआ। पुल का काम जब पूरा होने के कगार पर था, तभी एक दिन पुल गिर गया। पुल बनने से पहले गिरने से सब घबरा गए। ये बात फैलने से पहले फिर से पुल बांधने का काम शुरू हुआ और पुल फिर से गिर गया। लगातार कई बार कोशिश करने के बाद भी वो पुल गिर रहा था। खर्चा बढ़ रहा था। डेडलाइन भी आ चुकी थी। 2 साल में पुल खड़ा ही नहीं हो पाया। हाथ से काम निकलने का डर था। मैं बहुत परेशान था। तभी मेरे एक मुलाजिम ने कहा, साहब, आप नहीं जानते, ऐसे ये पुल कभी नहीं बन पाएगा। तो फिर कैसे बनेगा? टेक्निकल प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, फिर ये पुल खड़ी क्यों नहीं हो रही? समीर ने कहा। तभी मुलाजिम कहता है, ये टेक्निकल मुद्दा नहीं है सर, नदी अपने ऊपर ये पुल खड़ा होने नहीं देगी। अगर आपको पुल बनाना है तो पहले नदी को बलि चढ़ानी पड़ेगी। तभी समीर चौंकते हुए कहता है, क्या? बलि चढ़ानी पड़ेगी? ये क्या बात हुई? पुल बनाने के लिए अच्छी योजना, पैसा, अच्छी कारीगर का जरूरत होता है। बलि चढ़ाने जैसी घटिया प्रथा की नहीं। ये सुन के मुलाजिम कहता है, ये सब तो पहले से ही आपके पास थे, लेकिन पुल नहीं बन पाया क्योंकि नदी अपने ऊपर ये पुल नहीं बनने दे रही है। नदी को जरूरत है एक नर बलि की। एक बच्चे की बलि चढ़ाने के बाद देखिए, पुल कुछ महीने में ही पूरा हो जाएगा, वो भी बिना किसी रुकावट के। तभी समीर कहता है, पहले मुझे इन सब बात पर यकीन नहीं था, लेकिन गांव वालों ने भी ये बात मेरे गले उतारी और मैं भी ऐसे गंदी प्रथा पर यकीन कर बैठा। पुल बांधना मेरे लिए अब सबसे बड़ी बात हो गई थी। पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि रात को एक नन्हे बच्चे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरा ध्यान गया पुल बांधने वाले एक कारीगर पर। वो और उसकी पत्नी पुल बांधने के काम में जुटे हुए थे। उनका एक नन्हा सा बच्चा वहीं झोले में सो रहा था। मैंने कारीगर से बात की, बच्चे के बदले मुंह मांगी रकम देने का वादा किया। कारीगर की पत्नी ये बात सुन गुस्सा हो गई और रोने लगी। वो बिल्कुल इसके लिए राजी नहीं थी, पर उसका पति तैयार हो गया। मैंने उसे पैसे दिए और रात को उसके पत्नी के गोद से
उस बच्चे को खींच कर ले आया। बच्चे की आवाज सुनकर उसकी माँ जाग गई, भागकर हमारे पीछे भागती हुई चिल्लाती हुई आई। पर जब तक वो पहुंचती, उसकी नन्हे जान की बलि चढ़ चुकी थी। उस औरत के पति ने उसे जैसे तैसे करके संभाला। पुल का काम शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुल की जगह बदल दी। सच कहूं तो पहले पुल की जगह नदी का बहाव ज्यादा था। जहां नदी का बहाव कम था, दूसरा पुल वहीं बनाया, तो पुल बिना किसी रुकावट के बन गया। पुल के लिए उस बेचारे बच्चे की बलि देने की जरूरत ही नहीं थी, पर मैं गांव वाले के बहकाव में आकर गलती कर बैठा। उस बच्चे की माँ रोती रही, पागल होकर उस पुल पर पत्थर मारती रही, कहती रही, ये पुल नहीं, मेरी बेटे की समाधि है। और फिर एक दिन पुल के काम के बीच उस औरत के सिर पर पत्थर गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था। उस हादसे के बाद पुल का काम पूरा होते ही मैं गांव छोड़कर वापस चला गया, और उस औरत की आत्मा यहीं अपने बच्चे की समाधि की रक्षा करते हुए बैठी है। ये बात सुनकर सिर्फ राधिका ही नहीं, गांव वाले भी सुन रह गए। तभी चुड़ैल कहती है, हाँ मैं वही हूँ, और अब मैं तुम्हारे बच्चे की जान लूंगी। तभी तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है जब किसी माँ पर अन्याय होता है, तो कैसा लगता है। चुड़ैल की बात सुनकर राधिका चुड़ैल के पास आई और कहने लगी, ऐसा मत करना, जो गलती मेरे पति ने की वो गलती तुम मत करो। मासूम बच्चे को तुम मत मारो। ये पुल लोगों के भलाई के लिए बनाना चाहते थे, और वो गलती हो गई। इसके लिए तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। मैं समझ गई हूँ, तुम चुड़ैल नहीं, बस एक जख्मी माँ हो, और कोई माँ किसी बच्चे की जान नहीं लेना चाहेगी। मैं वादा करती हूँ, ये पुल तुम्हारे मुन्ने के समाधि के रूप में रहेगा। इस पुल का इस्तेमाल करने वाले लोगों को टोल देना होगा, और वो टोल के पैसे गरीब मासूम बच्चे की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। मैं वादा करती हूँ। राधिका की बात सुनकर मौसम बदल गया। चुड़ैल ने बच्चा राधिका के गोद में दे दिया। उस दिन के बाद वो पुल आखिर लोगों के लिए शुरू हो ही गया। इस दिन के बाद किसी को चुड़ैल दिखाई नहीं दी, पर उस पुल को आज भी मुन्ने राजा का पुल कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।